आओगी, आप फर्स्ट ईयर में आओगी, आप हो गया, ठीक है आप, ठीक है, अच्छा है। सुबह से क्या पढ़ लिया, क्या समझा दिया सर ने? और सारे लोग यूपीएससी वाले हैं या एमपीपीएससी वाले भी हैं? मोस्टली यूपीएससी। तो कितने एग्जाम, कितने पेपर होते हैं आपकी यूपीएस एमपीपीएससी में? 6। मार्किंग क्या है, कितने मार्क्स के होते हैं? 300 ईच। हिंदी वाला 200 का, और ऐसे वाला? ओके, नहीं पता, अभी नहीं पता है, बता दिया, याद नहीं है। एमपीपीएससी में जो मेंस है उसमें जीएस के 4 पेपर हैं और वो 300 ईच हैं। कितने हो गए? ठीक है। फिर आपका हिंदी का है, हिंदी का है 200 का। ऐसे का है, ऐसे नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए निबंध, ये है 100 का। ऐसे नहीं कहा, निबंध कहा, क्यों? ठीक है भाई, ध्यान रखना, यानी कि 300 नंबर इस बात पर डिपेंड करेंगे कि आपको हिंदी कैसी आती है एमपीपीएससी में। वहीं यूपीएससी में जो क्वालिफाइंग एग्जाम है मेंस का, उसमें हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग है, मार्क्स एडअप नहीं होते। ठीक है। एमपीपीएससी में जो जीएस का पेपर है उसमें जो 3 जीएस के पेपर्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 2, 7 और 10 मार्क्स के आते हैं। पता है, बता दिया, बता दिया ना? तो वर्ड्स कितने कितने हैं? 20, 60। ये वर्ड लिमिट है, यानी कि अपर लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, कम लिखोगे चलेगा, है ना? ऐसा ही है, ठीक है। चलिए, ये क्लास हमारी हिस्ट्री की है, हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में सिलेबस को। अच्छा, अभी तक के डिस्कशन से आपको समझ में आया कि एग्जाम निकालने के लिए क्या चाहिए? देखो, आपका जो मेंस है ना ये बहुत क्रूशियल है ना? और मेंस में क्या करना होता है जो आप नहीं करोगे, है ना? आपने अभी तक कैसे पढ़ाई की है? 2 तरीके से पढ़ाई की है। एक, स्कूल में कैसे लिखते थे, रट के गए और वहां पर पेस्ट करके आ गए। और यूनिवर्सिटी में कैसे किया आपने, जितना ज्यादा लिखोगे नंबर मिलेंगे। यानी कि अभी तक आपने लिखना नहीं सीखा है, तो ध्यान रखना, लिखने पर फोकस बहुत करना। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डेली आपसे एक क्वेश्चन का आंसर लिखवाने वाले हैं, ताकि आपकी आदत में वो बात बनी रहे कि हमें लिखना है। नॉर्मली हमें लिखने से डर लगता है, संकोच करते हैं, है ना? इस बात का ध्यान रखना कि हम लिखते हुए चलेंगे। सिलेबस पे आइए। सिलेबस में ध्यान रखना, अगर आप यूपीएससी में आए तो यूपीएससी में जो एक्स्ट्रा है, जो एमपीपीएससी में नहीं है, वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या है? वर्ल्ड हिस्ट्री है, आ जाइए। वर्ल्ड हिस्ट्री है इसमें, और वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है, 18 सेंचुरी के बाद से कुछ इंसिडेंसेस हैं, है ना? 18 सेंचुरी के बाद से कुछ इंसिडेंसेस हैं, जैसे कि कुछ रिवॉल्यूशंस हैं, है ना? जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन। कुछ वॉर्स हैं, जैसे कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है। और क्या है इसमें, इसमें
मॉडर्न स्टेट्स हैं। मॉडर्न स्टेट्स का मतलब होता है वो स्टेट्स जो नेशनलिज्म पर बेस्ड हो। समझते हैं नेशनलिज्म क्या होता है? मालूम है नेशनलिज्म क्या होता है? आपको पता है राष्ट्रवाद क्या है? दो वर्ड आते हैं, एक नेशनलिज्म और एक पेट्रियटिज्म। आप नेशनलिस्ट हैं या पेट्रियट हैं? पेट्रियट है। पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, और नेशनलिज्म का मतलब राष्ट्रवाद। दोनों में अच्छा क्या है, बुरा कौन सा है? राष्ट्रवाद मतलब डिफाइन कर सकते हैं? आप कर सकते हैं? और देशभक्त? राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि दुनिया में सिर्फ मेरा राष्ट्र महान है, बाकी सब इसके नीचे हैं। देशभक्त का मतलब होता है कि अपने देश के लिए मैं जान तक दे सकता हूं। राष्ट्रवाद आपको बाकी राष्ट्रों से नफरत करना सिखाता है कि देश मेरा, भारत महान है, पाकिस्तान छोटा है, अमेरिका छोटा है, रशिया छोटा है, बाकी देश छोटे हैं। देशभक्त ऐसा कुछ नहीं कहता। देशभक्त क्या बोलता है कि यू हैव टू डू एनीथिंग फॉर योर कंट्री, है ना। तो हम यहाँ नेशनलिज्म की बात करेंगे। नेशनलिज्म ने क्या किया? जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन करवाया, और यही वो राष्ट्रवाद है जिसकी वजह से क्या हुए? ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 होने की सबसे बड़ी वजह मालूम है क्या है? इन सभी को लगता था कि इनका देश महान है और बाकी देशों को उनको सलामी देनी चाहिए, झुकना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए, है ना। ईगो ये तो करवाता है। ईगो मतलब मैं ही भगवान हूं, बाकी सब मेरे जूनियर हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, ऐसे दिमाग में रखना। तो इसमें रिवॉल्यूशंस आ जाएंगे, वॉर्स आ जाएंगी, कुछ मॉडर्न स्टेट्स आ जाएंगे, और तीसरा कुछ आइडियोलॉजीज आ जाएंगी इसके अंदर, जैसे कि कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, और एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा इंपीरियलिज्म। और इंपीरियलिज्म को हम समझेंगे भी, है ना, इसका हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और इसका फिनोमेना भी समझेंगे। हम भी तो एक कॉलोनी थे किसी दूसरे देश की, और यूरोप के अलावा बाकी जो इलाका था दुनिया का वो गुलाम ही था, कॉलोनी ही था, वो भी हम देखेंगे। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का रहेगा, यूपीएससी का रहेगा। अगर आप एमपीपीएससी में आएंगे और यहां कुछ एक्स्ट्रा की बात करेंगे, तो यहां पर जो एमपी की हिस्ट्री है वो एक्स्ट्रा है, ध्यान रहेगा। वह एक्स्ट्रा क्या है, वह एक्सक्लूसिव क्या है? वर्ल्ड हिस्ट्री। यह एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव क्या है? एमपी की हिस्ट्री। अब कमाल की बात देखना कि एमपीपीएससी में एक जीएस का पेपर फर्स्ट होता है। किसका? जीएस पेपर फर्स्ट। इसमें दो पार्ट्स में पेपर आता है मालूम है, ए एंड बी, और दोनों कितने के होते हैं? 150 मार्क्स ईच, है ना। अब ध्यान रखना, जो पेपर, ये जो पार्ट 1 है जिसमें हिस्ट्री आती है, इसमें लास्ट ईयर जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें इन्होंने 105 नंबर की तो एमपी हिस्ट्री ही पूछ ली थी। आप देख रहे हैं कितना वेटेज वेटेज है। यानी कि जो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री है, वो कितने की आई? 45 मार्क्स की। अब इसमें कमाल की बात ये देखिएगा कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो अगर 500 पेजेस में हो रही है, तो जो एमपी की हिस्ट्री है वो 100 पेजेस में ही हो जा रही है। समझ पा रहे हैं? आपको ना एसडीएम बनना है, आपको डीएम बनना है, आपको सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं बनना है। एग्जाम में जिसका वेटेज ज्यादा है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। हम तो सब पढ़ाएंगे, हमारा काम पढ़ाना है, लेकिन आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, और जिसने समझ लिया सिलेक्ट हो गया, है ना। ये बात ध्यान रखना।
तो यहाँ हमारे लिए एमपी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने इसको कंठस्थ कर लिया उसकी संभावना प्री और मेंस निकालने की बढ़ जाएगी। समझ गए? एमपी हिस्ट्री का मतलब जो भी एमपी में इतिहास में हुआ है सारा कुछ, है ना, स्टोन एज से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक, है ना, ये दिमाग में रखना। अगर हम हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री की बात करें, अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो हमने इंडियन हिस्ट्री को, अच्छा पहले एक चीज समझ लेते हैं। एक होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसको हम बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं, यानी कि ये बीसी भी है और ये बीसी भी, बीसीई भी है। ऐसे एक है हमारे पास में एन्नो डोमिनी, यानी कि एडी, और दूसरा है सीई यानी कि कॉमन एरा। ये मालूम है? मालूम है सबको? आपको मालूम है? नहीं पता? तो ध्यान रखना, अभी क्या चल रहा है? 2026, 2026। और कॉमन सेंस ये आपको समझा रहा होगा कि जो नंबर है ये कभी ना कभी शुरू हुआ होगा जीरो से। तो जीरो क्या है? जीरो इज द बर्थ ईयर ऑफ, बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये जो लिखा है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बिफोर, जीरो से पहले। तो जीरो से पहले का जो समय है उसको हम डिनोट करते हैं बीसी से, और जीरो के बाद का जो समय है वो एडी से डिनोट करते हैं। ठीक है? अब इस सिस्टम से रिलीजन को निकालने के लिए इन्होंने क्राइस्ट को निकाल के क्या कर दिया? कॉमन वर्ड यूज कर दिया। इसको कॉमन एरा बोलते हैं या फिर बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। एडी की जगह कॉमन एरा और बीसी की जगह बीसीई। ये दिमाग में रखना। अब इसमें ये भी दिमाग में रखना कि इंडिया में भी कुछ कैलेंडर्स हैं, जैसे कि एक है 78 एडी वाला शक संवत, शक संवत, और दूसरा है 57 बीसी में विक्रम संवत। है ना? हमारे जो इंडिजिनस पंचांग है, इंडिजिनस कैलेंडर या संवत है, वो कौन से हैं? शक या विक्रम। है ना? ध्यान रखना, जो 78 एडी है शक संवत वाला, ये हमारा नेशनल कैलेंडर है। यानी कि ऑफिशियली अगर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में कोई डेट लिखी होगी तो वो कब की होगी? 78 एडी के शक संवत के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है? ध्यान रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो विक्रम संवत है, ये जो विक्रम संवत है, ये जो विक्रम संवत है, इट वॉज बिगेन बाय विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन when he defeated शकाज ऑफ गुजरात, शकाज ऑफ गुजरात। ठीक है? और ये शुरू किया था कुशानाज ने, बिगेन बाय कुशानाज। ध्यान रहेगा? देखो, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका कंपटीशन किससे है। किससे है? किस कॉलेज में पढ़ रहे हो आप? आप किस में जाओगी? हाँ, आप एमएलबी से हो? आप इस देश के बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं हो।
यानी कि इस देश के बहुत अच्छी फैकल्टीज या एक्सपोजर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा आपको। लेकिन कंपटीशन किससे है? जो लोग आईआईटी में गए, एमबीए करके लौट के आ रहे हैं, हो सकता है एक आध नमूना आपको मिल जाए जो एक आध करोड़ का पैकेज छोड़ के आया हो, उनसे आपका कंपटीशन है। तो आपको दो चीज दिमाग में रखनी है, एक आपको राइटिंग करनी है और आपको वीडियो बनाना है। राइटिंग क्यों करनी है? ताकि आपको राइटिंग करना आए। वीडियो क्यों बनाना है? देखो, अगर आप अपनी बात समझा नहीं पा रहे तो आपको वो बात नहीं आती। जैसे एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें एक डिबेट हो रही थी, एक ऐसी क्वेश्चन राइज हुआ था कि टीचिंग में सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है, स्टूडेंट का या टीचर का? टीचर का। पैसे को छोड़ देना। मैं जब पढ़ता था, मेरे कॉन्सेप्ट उस समय इतने अच्छे नहीं थे जितना मैंने पढ़ा पढ़ा के अच्छे कर लिए। पढ़ाने से आपको क्लैरिटी मिलती है टॉपिक्स पर। आप ही अपने टॉपिक्स किसी को पढ़ाना शुरू कर दो, वीडियो बनाना शुरू कर दो, तो आप पढ़ाते पढ़ाते अटकना शुरू करोगे और अटकने के चक्कर में आप उसको क्लियर करना शुरू करोगे। तो जो लोग पढ़ाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, समझाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट या टॉपिक ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। तो ध्यान रखना, आपको कुछ आदतें डालनी है अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। डेली राइटिंग है, डेली वीडियो है ना। मेरा एक स्टूडेंट था जिसने वीडियो बनाने शुरू किए, तो वो कह रहा था कि मुझे चीजें याद होने लग गई। याद करने की जो मेरी कैपेबिलिटी है, जो पोटेंशियल है, वो अपने आप बढ़ गया। क्योंकि जब हम बोलते हैं बिना देखे तो हम अटकते हैं। अटकते हैं तो चीजों पर हम जोर डालते हैं, और दिमाग जिस पे जोर डालता है उसको याद करता है। सिंपल मैकेनिज्म है आपके दिमाग का। अब सवाल मेरा ये है कि तो जो दोनों कैलेंडर्स हैं उनमें कितना ईयर्स का गैप है? एग्जाम में पूछा हुआ है कि शक संवत और विक्रम संवत में कितने ईयर्स का गैप है। प्लस माइनस के लिए कॉपी उठाओगे आप? नहीं दीदी नहीं, प्लस माइनस के लिए आप कॉपी उठाओगे? नहीं नहीं, पहले तो आंसर तो दो मेरे सवाल का। हाँ, 121 ईयर्स कैसे निकाला? प्लस किया माइनस किया? तो प्लस करके 121 आया। ये कैसे किया? आप ऐड ठीक से नहीं कर पाए। 8 और 7 5, 7 और 5 12 और 1। ठीक है, एक सवाल ये आएगा। दूसरा ये आएगा कि अभी 2026 में शक संवत में कौन सा ईयर चल रहा है? जीरो, 2026, 78, 57। 57 बीसी, 78 ईडी। 57 बीसी का मतलब ये है कि 0 से 57 साल पहले। 100 इधर आएगा, तो 57 ईयर्स पीछे जाना है आपको। ठीक है? नहीं? अब ठीक है। हाँ, अब मुझे बताइए कि शक संवत में अभी क्या चल रहा है और विक्रम संवत में अभी क्या चल रहा है? बता पाएंगे? जब राशन लेने जाते हैं ना, तो वो पर्ची पे जब लिस्ट लिखता है ना, तो हम उसमें ऐड करते हैं बैठ के। आप तो ऐसे करते ही नहीं हो। मॉल में गए, बिलिंग हुई, पे किया फोन पे और बात खत्म हो गई। है ना? इसलिए आपके प्लस माइनस खराब चल रहे हैं। लेकिन ये पूछ सकता है आपसे, है ना? इसको निकाल लेना, याद कर लेना। और कैसे निकालना है? यहां माइनस करेंगे, है ना? राइट? माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। समझ आ रहा है?
है ना। इतने में से हमें इतना निकालना है तो इतना हटा देंगे, इजी। और हमें अगर इतना निकालना है तो इतने में इतना जोड़ देंगे, इजी है, कोई खास बात नहीं, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट समझाया मैंने टाइम स्केल वाला, इसके लिए आप एक वीडियो बनाएंगे, ये आपका टास्क है, ठीक है। कोई पोस्ट वोस्ट नहीं करना है किसी को, बनाना है, बना के देखना है कि आप कितना अच्छा समझा पा रहे हो। ये आपका सेल्फ इवेल्युएशन होगा। और यहां पर जो खड़े होकर टीचर बोलेगा वो आपको करना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो करना है आप कर लेना, तो जो टीचर जो बोल रहा है वो तो करना ही करना, ठीक है, ये ध्यान रहे। चलिए हम सिलेबस की बात करेंगे। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में हमने टॉपिक्स को डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट्स में। एक है एंशियंट, दूसरा है मिडिवल, और तीसरा है मॉडर्न। जो एंशियंट है वो 3 लाख बीसी से 750 एडी तक चलेगा, ठीक है। और जो मिडाइवल है वो 750 एडी से 1707 तक चलेगा, और ये 1707 से 1864 तक सॉरी 1964 तक चलेगा। पीछे वाला नोट कर लिया था, टाइम वाला नहीं किया, नोट करना है ना। नोट ना कर पाओ तो टीचर को रोक देना है, वरना आप विवेकानंद तो हो नहीं कि एक बार समझ लिया घर पे याद रहेगा, है ना। आपके नोट्स वही आप रिकॉल कर पाओगे जो आपकी कॉपी में होंगे। बैक कर दूं? ठीक है। हाँ, अरे इसको तो छोड़ो, ये तो अभी बहुत चलेगा लंबा, इसको समझ लो आप। इसमें जो आपको ऐड, इसमें जो आपको देखना है वो, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, कैसे आएगा वो उन पर डिपेंड करता है। ये टॉपिक समझना है और किसी को समझाना है, नहीं तो वीडियो बनाना है। आप लोग 4 घंटे से बैठे हुए हो, उठे भी नहीं हो। हर क्लास के बाद 2-3 मिनट के लिए आप जाएं इससे नीचे वाले फ्लोर तक और वापस आएं, है ना। आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, दिमाग तक नहीं जा रहा है, इस वजह से मेरी बातें कभी कभी समझ में नहीं भी आएंगी। जाने सर क्या कह रहे हैं, ऐसा भी होगा। बैठना इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी, मालूम है ना, मालूम है ना। बैठना नहीं लंबे समय तक। हो गया, कहाँ लिखा आपने? अच्छा लिख लिया ना, ठीक। आगे बढ़े, लिख लो। अच्छा हिस्ट्री क्या होती है, आपसे कोई पूछ ले कि हिस्ट्री में क्या है क्या नहीं है, सिलेबस देख लेंगे, वो तो बहुत बोरिंग सा काम है ना। जैसे हम लोग एक डिस्कशन करते हैं कि जो भगवान राम है वो हिस्ट्री में आते हैं। आपको ह्यूमैनिटीज है ना, हिस्ट्री पढ़ी होगी ना 11th 12th में। राम का टॉपिक था क्या? था? नहीं था, क्यों? तो मैथोलॉजी और हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है? लेकिन भगवान बुद्ध तो पढ़े हैं आपने हिस्ट्री में, ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध आपकी हिस्ट्री में आते हैं लेकिन श्री राम हिस्ट्री में नहीं आते हैं, ये तो बहुत इंसाफी है। सवाल नहीं पूछा आज तक क्लास में? या स्कूल में डांट देते हैं ज्यादा सवाल नहीं करना, ठीक है। देखो हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट है कि प्लेस पर्सन टाइम,
हम किसी भी चीज को हिस्टोरिकल तब कहते हैं जब उसकी प्लेस पर्सन टाइम का पता हो। समझ पा रहे हैं? आप और मैं हिस्टोरिकल हैं। हाँ, प्लेस है, पर्सन मतलब फैमिली है, टाइम भी है, डेट ऑफ बर्थ, मरेंगे तब डेट ऑफ डेथ भी हो जाएगी, है ना? तो जब तक प्लेस पर्सन टाइम नहीं पता होगा तब तक आप उसको हिस्ट्री में नहीं रखेंगे। और इस हिसाब से राम का टाइम नहीं पता। राम का प्लेस पता है? हाँ साहब। कहाँ पैदा हुए, कहाँ मारते हुए गए, कहाँ से लौटे, क्या किया, सब पता है। पर्सन भी मालूम है, रघुकुल, है ना? रघुकुल के हैं, दशरथ हैं, मम्मियां हैं, जाने क्या क्या, सब कुछ पता है ना? बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, सब कुछ पता है। टाइम नहीं पता। वो तो तिथि में पता है, कितने साल पहले, कितने साल पहले, टाइम स्केल पर कहाँ खड़े हैं ये नहीं पता। ये समस्या आ रही है ना? और हिस्ट्री में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर टाइम मिलता है तो ही हम उसको रखते हैं। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना कि लॉर्ड राम एंड लॉर्ड बुद्धा दोनों में डिफरेंस ये है कि हमारे पास प्लेस, पर्सन एंड टाइम का इशू आ जाता है। लॉर्ड राम का प्लेस मालूम है, बुद्ध का भी मालूम है, पर्सन मालूम है, मालूम है, राम का टाइम नहीं पता, इनका मालूम है। इसलिए राम आते हैं माइथोलॉजी में और बुद्ध आते हैं हिस्ट्री के अंदर। समझ गए? ये पूछा जा सकता है। इसलिए हिस्ट्री का जो टीचर है वो राम के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा जो स्कोप है, मेरा जो डोमेन है वो क्या है? हिस्ट्री है। माइथोलॉजी है क्या? नहीं। और आजकल यही तो हो रहा है कि जिसका जो डोमेन है उसके बाहर वो बातें कर रहा है, इसलिए से वो पिट रहा है। वो एमएलबी कॉलेज में एक प्रोफेसर ने राम के ऊपर कमेंट कर दिया था, तो कुछ हिंदू महासभा के लड़के आ गए थे और पीट के चले गए थे। एमएलबी कॉलेज जिसमें आप जाने वाले हो, जिसमें आप लोग हो। तो ध्यान रखना कि हिस्ट्री का जो बेसिस है वो क्या है? PPT, प्लेस, पर्सन एंड टाइम। ऐसे ये ध्यान रखना। कोई भी चीज हिस्ट्री में है या नहीं है, इस बात का फैसला हम कैसे करते हैं? प्लेस, पर्सन, टाइम का पता लगाकर। इसमें से एक भी चीज नहीं होगी हिस्ट्री में नहीं आ पाएगी, सॉरी, है ना? ये दिमाग में रखिएगा बस, ठीक है? इसको भी नोट कर सकते हैं। ये सवाल पूछ सकता है आपसे कि भगवान बुद्ध तो इतिहास में आते हैं लेकिन भगवान राम नहीं आते इतिहास में, क्यों? तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। इस पर वीडियो मत बनाना, गलती से पोस्ट हो गया तो हो सकता है कि कुछ विवाद हो जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, है ना? बड़ा सेंसिटिव माहौल है इस वक्त देश में। हम जो बातें करेंगे ना, ये बातें आपको सिर्फ इसी एग्जाम के कंटेक्स्ट में बाहर करनी है। ऐसा मत करना कि चाय पीने गए हो आप, खड़े हो और बातें दे रहे हो ये वाली, तो वो बेचारा जो कुछ नहीं जानता है वो को पीट देगा अगर उसको समझ में नहीं आई तो, है ना? ये जो ज्ञान हम क्लास में बात करेंगे ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, या जो कॉमन मैन है वो उसको नहीं समझ पाएगा, तो घर पे जाकर पापा को ज्ञान मत देना, ना मम्मी को, है ना? चलिए आगे बढ़े। प्लेस, पर्सन, टाइम, डन। ये सवाल आएगा आपके लिए। सिलेबस की बात करते हैं। देखो एंशियंट हिस्ट्री में आपका जो सिलेबस है वो शुरू होता है 2500 बीसी से, 2500 बीसी से 750 एडी तक। ये सिलेबस था हिस्ट्री का, ये सिलेबस था हिस्ट्री का। या फिर यहां से कभी कभी, या इससे पहले का जो समय है जिसको हम स्टोन एज कहते हैं, या इसको हम चैल्कोलिथिक एज कहते हैं, ये यूपीएससी में रेयरली आता है, यूपीएससी में रेयरली आता है, लेकिन एमपीपीएससी में कभी नहीं आएगा।
अगर एमपीपीएससी में आएगा तो वो एमपी की हिस्ट्री कंटेक्स्ट में आएगा, इंडियन हिस्ट्री कंटेक्स्ट में नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं, है ना? यूपीएससी में रेयरली कभी यहां से पूछ लेता है, एमपी हिस्ट्री में वो कभी कभी यहां से पूछ लेता है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में एमपीपीएससी कभी नहीं पूछेगा। ये सिलेबस है उनका। सिलेबस शुरू होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। कहां से? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ये फर्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में आएगा आपका वैदिक एज। नहीं, मैं ठीक से लिखता हूं, एंशियंट हिस्ट्री। ऑर्डर ही कर लेते हैं। पहले है स्टोन एज। स्टोन एज का मतलब, स्टोन एज का मतलब यह है कि यहां पर इंसानों ने अपने आप को मेंटेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए नेचर में जो टूल्स बनाए वो किसके हैं? है ना? ध्यान रखना कि यहाँ पे जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो स्टोन की है। इसके बाद में आएगा चैल्को। यहाँ पे चैल्को क्या है और लिथिक क्या है? तो अब से अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज द फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमन काइंड, देन यू हैव टू गो विद, ध्यान रखना, मानव द्वारा, इंसान द्वारा सबसे पहली कौन सी धातु इस्तेमाल में लाई गई थी, अगर ये पूछा जाए आपसे तो आप कहेंगे कॉपर या तांबा, है ना? ये दिमाग में रखना। फिर इसके बाद में इन्होंने बनाया ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज का मतलब, ब्रॉन्ज तो अलाव है ना, अलाव है ना, मिश्र धातु है ना। किस किस का? कॉपर और टिन का। एक ब्रास होता है। क्या होता है? ब्रास। ब्रास में क्या होता है? ये है आपका कांसा। ब्रॉन्ज क्या है? कांसा। ब्रास क्या है? पीतल। पता है इसमें क्या होता है, पीतल में क्या होता है? स्टील ना। ब्रास का मतलब है कॉपर प्लस जिंक। ध्यान रखना, यहां पर कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये ऑर्डर चल रहा है, स्टोन एज के बाद कॉपर एज, कॉपर के बाद में ब्रॉन्ज एज, और ब्रॉन्ज एज का मतलब होता है कि इन्हें दो मेटल मिलाकर अलॉय बनाने की टेक्नोलॉजी पता चल गई है ना? और ब्रॉन्ज एज में ही आपका क्या? वैदिक एज, है ना? 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। ठीक है? और फिर डी पॉइंट वैदिक एज। वैदिक एज है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। हाँ, कहाँ लिखा है वैदिक? सॉरी, ये आईवीसी लिखना था, आईवीसी लिखना था, आईवीसी। ये आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसका प्रेफरेंशियल, यानी कि हम इसका नाम हड़प्पा कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा नेम इज मोर अप्रोप्रिएट, ये दिमाग में रखना। ब्रॉन्ज एज। ठीक है? अब ब्रॉन्ज एज में ये ध्यान रखना कि सॉरी, वैदिक एज में ध्यान रखना कि वैदिक एज के बीच में, यानी कि लगभग 1000 बीसी के लगभग, ह्यूमन काइंड ने, इंसानों ने आयरन डिस्कवर किया है। क्या किया है? तो आपसे अगर पूछा जाए कि आईवीसी में कौन सा मेटल नहीं है, और वहां ऑप्शन में अगर आयरन लिखा हो, तो वही है। आईवीसी में आयरन
नहीं है। आयरन पहली बार कब आएगा? तो आपसे पूछा जाए कि आयरन एज कब शुरू हुई है? इट बिगेन इन 1000 बीसी, है ना? स्टोन एज, चाइल्ड एज की अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये लगभग 3500 बीसी यानी कि 3500 बीसी के आसपास की है। ठीक है, ऐसे दिमाग में रखना। और वैदिक एज में पहला वाला हिस्सा जो है, फर्स्ट हाफ जो है, वो ब्रॉन्ज एज है, और जो बाद वाला हिस्सा है वो क्या है? आयरन एज है। उसमें आप डाल सकते हो ब्रॉन्ज एज। अच्छा, है तो वो ब्रॉन्ज एज एक्चुअली। ये जो लिखा है ना, ये वाला समय, ये आईवीसी का है। ब्रॉन्ज एज तो यहां तक चलेगी। ये जो टाइम लिखा है ना, ये आईवीसी का एक्चुअली। आईवीसी वॉज अ कल्चर सिविलाइजेशन ऑफ ब्रॉन्ज एज फेज। ब्रॉन्ज एज तो 2500 बीसी से शुरू होती है और कहां तक जाती है? 1000 तक। इंसान ने ब्रॉन्ज कब बनाया? 2500 बीसी में। आयरन कब बनाया? बनाया मतलब डिस्कवर कब किया? 1000 बीसी में। कॉपर कब मिला इनको? 3500 बीसी में। तो ये थोड़ा दिमाग में रख लो कि पहली बार कॉपर जो है इन्होंने इस्तेमाल कब शुरू किया? 3500 में। ब्रॉन्ज कब बनाया इन्होंने? 2500 में। आयरन कब मिला इनको? 1000 में। पहला मेटल कॉपर है ना? आईवीसी किस एज की है? ब्रॉन्ज की है। तो उसमें उसमें आयरन हो सकता है क्या? है ना? जैसे आप अपने दादाजी से पूछो, दादाजी आपका फर्स्ट आईफोन कौन सा था? एक्सक्यूज मी, बेटा हमारे आने से पहले खत्म, हम तो उसके आने से पहले खत्म हो गए थे। है ना? ऐसे वो पूछ सकता है। तो वैदिक एज, वैदिक एज के बाद में, वैदिक एज के बाद में पोस्ट वैदिक। पोस्ट वैदिक को ही हम बोलते हैं बुद्धा एज, बुद्धा एज या महाजनपद एरा। पोस्ट का मतलब क्या होता है? आफ्टर। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। बुद्धा का मतलब होता है कि इस टाइम पर बुद्धा आए थे। महाजनपद का मतलब होता है कि यहां पर जो स्टेट्स हैं उनका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो गया, है ना? ये दिमाग में रखना। और इनका जो टाइम है वो है 600 बीसी से लेकर 323 बीसी, पोस्ट वैदिक एज। फिर नेक्स्ट है इनका मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड का मतलब है 323 बीसी से लेकर 185 बीसी। अब इजी हो जाएगा। फिर है पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जो होगा 185 बीसी से लेकर 319 एडी। ये गजब का टाइम है, देखो कितना लंबा समय है। पोस्ट मॉडर्न लगभग 500 साल, है ना? मॉडर्न पीरियड का समय है लगभग 100, 200, 100, कितने हो रहे हैं? 132 साल हो रहे हैं क्या? 137 साल हो रहे हैं, 137 ईयर्स। लेकिन पोस्ट मॉडर्न में आ रहे हैं आपके 185, 185 प्लस 319, लगभग 500 साल, 504 साल। फिर इसके बाद में आएगा गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड ये है 319 एडी से लेकर 550 एडी। और फिर आएगा आपका एच आई पोस्ट गुप्ता पीरियड, 550 से लेकर 750, है ना? इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, पोस्ट वैदिक एज, मॉडर्न पीरियड,
पोस्ट मॉडर्न पीरियड, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता, इजी है ना। फिर हम साउथ में भी चलेंगे थोड़ा सा, सदर्न हिस्ट्री में, साउथ इंडिया की हिस्ट्री में। साउथ इंडिया की हिस्ट्री में कुछ खास नहीं है, हम शुरू करेंगे संगम एज से। संगम एज, और संगम एज के बाद में आएंगी हमारी डायनेस्टीज आएंगी। डायनेस्टीज आएंगी, है ना। पहले आएंगे पल्लवाज एंड चालुक्याज, फिर आएंगे हमारे चोलाज एंड चालुक्याज, या यूं कहें कि चोलाज एंड राष्ट्रकूटाज। फिर बहुत सारी मिसलेनियस डायनेस्टीज भी आ जाएंगी। मतलब साउथ में ऑर्डर थोड़ा अलग है, वह डायनेस्टिक राइवलरीज की बात होती है। साउथ में क्या होगा, साउथ में ये वाला जो हिस्सा है वो इससे फाइट करेगा, है ना। ये जो नदियां निकलती हैं, ये जो नदियां निकलती हैं, ये जो नदियां निकलती हैं, इनका जो अपर राइपेरियन रीजन है वो स्ट्रगल करेगा लोअर राइपेरियन रीजन से, है ना। तो वहां पर हम बात करेंगे पल्लवास और चालुक्यास की, चोलास की, राष्ट्रकूटास की, और भी बहुत सारी डायनेस्टीज में आएंगे, उसकी बात होगी। मतलब यहाँ पर क्लियर कट कोई फेज नहीं है जैसे अपन ने वहां देखा, ठीक है। ये हुआ एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक, ये हमें पढ़ना है। डन। कुछ क्या सवाल? नींद आ रही है? कुछ खा के आए थे सुबह? खाली पेट? खाली पेट? खाली पेट रहने से क्या होता है, आपका पेट खराब हो जाता है, ठीक है। नाश्ता करके आया करो, ये तो रोज की ही बात है। मिडाइवल हिस्ट्री को हम तीन पार्ट्स में रखते हैं। एक है अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री, दूसरा है सल्तनत पीरियड, फिर है मुगल पीरियड। जो अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री है वो है 750 से लेकर 1206 तक, जो सल्तनत है वो है 1206 से लेकर 1526 तक, और जो मुगल है वो है 1526 से लेकर 1707 तक। ये इजी है। और सल्तनत में हम लोग बात करेंगे, अर्ली में हम लोग बात करेंगे कुछ इन्वेजन्स की, कि गजनी कब आया, नहीं पहले अरब्स कब आए, फिर टर्क्स कब आए, टर्क्स में गजनी कब आया, उसने क्या किया, फिर घोरी कब आया, उसने क्या किया। और दूसरा हम बात करेंगे राजपूत स्टेट्स की, इस टाइम पर बहुत सारे राजपूत स्टेट्स हुआ करते थे। और तीसरा एक और आएगा ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल, ये इसके टॉपिक्स रहेंगे। यानी कि इस देश में तीन महान शक्तियां थी, तीन महान एम्पायर थे, वो आपस में लड़ भिड़ कर मर गए, है ना। ट्राई मतलब तीन, तो यहां पर तीन थे। एक थे पाल, एक थे गुर्जर प्रतिहाराज, और तीसरे थे राष्ट्रकूटाज, और तीसरे थे राष्ट्र कूटाज। इजी। राजपूत स्टेट्स ये बहुत सारे हैं। सल्तनत की बात करेंगे तो इसमें कुछ डायनेस्टीज आ जाएंगी, जैसे कि गुलाम या स्लेव या मामलुक भी कहते हैं इनको,
फिर हम बात करेंगे खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी, और फिर मुगल्स की बात कर लेंगे। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना कि सल्तनत और मुगल पीरियड में हम लोग बात करेंगे रीजनल स्टेट्स की। ऐसा तो है नहीं कि मुगलों ने पूरा देश जीत लिया था, सुल्तानों ने पूरा देश जीत लिया था। जब ये मुगल और सुल्तान थे तो इनके पैरेलल में इंडिया के इंडिजिनस लोकल डायनेस्टीज भी तो रूल कर रही थी। जब मुगल थे तब शिवाजी भी थे, जब सल्तनत थी तब विजयनगर एम्पायर भी था, बेवनी स्टेट भी था, उनकी भी बात करेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना कि मिडाइवल हिस्ट्री थोड़ी सीधी सीधी है, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इजी है ना। मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर टॉपिक्स मेजर रहेंगे और उसके अंदर जो है वो मामला देखा जाएगा। समझ आ रहा है कुछ? देखो, जिसके सबसे अच्छे नोट्स बनेंगे ना, सिलेक्ट वही होगा। पता है आपकी जो प्रिपरेशन है, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? पढ़ तो हर कोई लेता है, एक या दो रीडिंग लगाने में किसी की जान नहीं जाती। जान किस में जाती है? आप लोग मात खाएंगे सिस्टम ऑफ रिवीजन, सिस्टम ऑफ राइटिंग को डेवलप करने में, एफिशिएंट बनाने में। आप रिवाइज ही नहीं करोगे। जो टॉपिक आपने अभी पढ़ा है वो पढ़ेंगे आप 6 महीने बाद, और तब वैसे लगेगा जैसे कि पहली बार लगा था, पहली बार शुरुआत में लगा था। तो आपके सिलेक्शन के बीच में जो चीज है वो ये कि आपको पढ़ना नहीं आता है ना। आपकी स्कूल में, कॉलेज में आपको पढ़ाया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन पढ़ना कैसे ये नहीं सिखाया जाता। तो क्या करेंगे? आपको डेली लगभग 1 से 1.5 घंटा रिवीजन के लिए निकालना पड़ेगा, बिना कॉम्प्रोमाइज के। अगर आप रिवीजन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे चीजों को कवर। सिलेबस बहुत बड़ा है, और कोई भी पोर्शन 2 महीने पुराना हुआ वो बिल्कुल फ्रेश हो गया, जैसे कि पहली बार देखा है हमने। तो सबसे बड़ा टास्क क्या रहेगा? अपने नोट्स को इस तरीके से बनाना कि उसका रिवीजन फास्ट हो पाए। तो नोट्स बहुत अच्छे बनाना। समझ पा रहे हैं? तो जिसके नोट्स अच्छे बन गए वही आगे जाएगा। फिर है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ खास नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होगा? डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, है ना। 1707 से लेकर 1858 के बीच में मुगल्स का डिक्लाइन हुआ है। फिर अराइवल ऑफ यूरोपियंस, अराइवल ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियंस इस देश में आए किसके लिए? 1498 में पोर्चुगीज आए थे, और 1763 तक आते आते ब्रिटिश कंपनी ने अपनी सुप्रीमेसी इंडिया में स्टैब्लिश कर दी थी। अब कोई भी यूरोपियन, बाकी यूरोपियन ब्रिटिश कंपनी का राइवल नहीं बचा था। कौन कौन आया था मालूम है? पोर्चुगीज आए थे सबसे पहले, डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, फिर डेन्स आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। ठीक है। ये कब आए थे? 1498 में। ये कब आए थे? 1605 में। ये कब आए थे? 1608 में। ये कब आए थे? 1620 में। ये कब आए थे? 1665 48 में, 1668 में। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। ऑर्डर बताइए, टाइम बताइए। अब ये इस देश में आए क्यों थे? ट्रेड के लिए आए थे, है ना। ध्यान रखना, ये ट्रेड के लिए आए थे, लेकिन जैसे इनको इंडिया में अपॉर्चुनिटी मिली तो ये क्या बन गए? इस देश के पॉलिटिकल मास्टर्स। देखो, शादी से पहले अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप एक दूसरे का ज्यादा खून नहीं पी सकते, लिमिटेशन होती है। सामने वाला शाम को अपने घर चला जाता है, लेकिन शादी के बाद देखा है मम्मी पापा को लड़ते हुए आपस में, मजा ही आ जाता है देख देख के, है ना। समझ पा रहे हैं क्या?
तो जब ये ट्रेडर्स थे तो ठीक से एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे थे, इनको समझ में आया कि अगर पॉलिटिकल पावर हमें मिल जाए तो हम इस देश को ठीक से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इसलिए वो क्या बन गए, पॉलिटिकल मास्टर्स, है ना। यानी कि हम लोग बात करेंगे कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया, कि इन्होंने हमें कैसे कैसे बर्बाद किया। अंग्रेजों ने कौन कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की हैं, जैसे अपने देश में रेलवे डेवलप किया था, रेलवे क्यों किया था, है ना। यानी कि उन्होंने इस देश को डेवलप किया अपने लिए, हमारे लिए नहीं। उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया तो हम रिएक्शन नहीं देंगे। कोई आपको लूटेगा, आपको कोई जीने नहीं देगा, आपको परेशान करेगा, तो रिएक्शन नहीं दोगे। तो पहले आपने रिएक्शन दिया लोकल, रीजनल, कभी आप किसान थे, कभी आप ट्राइबल थे, कभी आप एक्स रूलर्स थे, एक्स रूलर्स, यानी कि सिविल रिवोल्ट की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे 1857 के रिवोल्ट की। लेकिन ये सब क्या रहा, फेल। फिर इस देश में जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनको समझ में आया कि आप जो है जब तक भीतर से मजबूत नहीं होंगे, रिफॉर्म नहीं होंगे, तब तक आप अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते। सोच के देखो, ये देश सती कर रहा था, क्या कर रहा था, सती समझते हैं? ये देश देवदासी कर रहा था, ये देश चाइल्ड मैरिज कर रहा था, ये देश लड़कियों के पैदा होने पर उनको मार दे रहा था, इन्फेंटिसाइड, दहेज के नाम पर डीजल डाल के पेट्रोल डाल के जला दे रहा था। ये टच मी नॉट फिलोसफी में जी रहा था, छूना नहीं, मैं अछूत हो जाऊंगा, तू अछूत है, सॉरी। तो सोच के देखो, जो समाज इतना बैकवर्ड हो वो आजाद हो सकता है? ब्रिटेन वॉज द मोस्ट प्रोग्रेसिव नेशन ऑफ द टाइम, और इंडिया छुआछूत, ये नौटंकी वो नौटंकी कर रहा है। तो लोगों को समझ में आया कि ये देश जिस टाइप का है, अगर वो भीतर से इंटरनल रिफॉर्म नहीं करता है, उसको आजादी नहीं मिल सकती है। इस वजह से लोगों को समझ में आया, तो उन्होंने क्या किया, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। समझ पा रहे हैं क्या है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट? यानी कि वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, पेट्रियार्की, है ना। मतलब जो लोग महिलाओं को इंसान ना समझे, वो मॉडर्न हो सकते हैं क्या, आजाद हो सकते हैं क्या? आज भी आपने देखा होगा, अगर विमेन के अगेंस्ट में क्राइम होता है तो कुछ लोग निकल के आते हैं छपरी टाइप के, वो क्या बोलते हैं, उसी की जिम्मेदारी थी, उसी की गलती थी, सो ठीक है। वो निर्भया केस सुना था, निर्भया केस सुना आपने? निर्भया केस में एक व्यक्ति बोल रहा था कि रेप हुआ वो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि लड़की 11 बजे कर क्या रही थी। सोचने वाली बात यह है कि देश मेरा है, मैं रात को 2 बजे भी बाहर जा सकता हूं या जा सकती हूँ, तू कौन है? मन कर रहा है मेरा घूमने का 2 बजे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम नहीं दे पाए, तुम फेल हुए। तो हम किसको बोल रहे हैं, उसकी गलती है कि वो बाहर क्यों थी। तो ऐसा देश आजाद होना चाहिए? तो इनको समझ में आ रहा था कि जब तक ये देश मॉडर्न नहीं होगा, ध्यान रखना, इस मूवमेंट ने इस देश को क्या बनाया। और एक और बात समझो आप, जो देश पाखंड में हो, सुपरस्टिशियस हो, क्या वो आजाद होने लायक है? गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही है, नाग पंचमी पे आप सांप को दूध पिलाते हो जो उसके लिए जहर हो सकता है। पथरी अगर आपको हो जाए किडनी में, तो आप कहां जाते हो, बाबा के पास जाते हो जो फूंक मार के पथरी निकाल देता है। तो आपका धर्म अगर आपको अंधविश्वास में रखे और समाज में आप छुआछूत जैसी चीजें मानो, ये देश आजाद हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस देश के बुद्धिजीवियों को, इंटेलेक्चुअल समझ में आया कि इस देश को क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। वो कब होगा, जब समाज और धर्म में रिफॉर्म आएगा। जब ये आया तब इस देश में नेशनलिज्म आया, और नेशनलिज्म ने फाइट की है। उसमें आप आईएनसी की बात करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे, आप रिवोल्यूशनरीज की बात करेंगे, और बात करेंगे देश के इंडिपेंडेंस की।
लेकिन सिर्फ इंडिपेंडेंस तो नहीं हुआ था, पार्टीशन भी तो हुआ था, है ना भाई। अगर आप अंग्रेजों से लड़ रहे थे किसके लिए, आजादी के लिए, तो वो भी आपको बांट रहे थे धर्म और जाति के नाम पर, और उन्होंने किसको प्रमोट किया, कम्युनलिज्म। और उससे क्या हुआ, पार्टीशन, है ना, इंडिया पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों बना, पाकिस्तान क्यों बना, कैसे बना, बताओ, आपने तो पढ़ा है ह्यूमैनिटीज। कोई आपसे पूछ ले कि पाकिस्तान बनने की बड़ी वजह क्या है। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, आप जिस सब्जेक्ट में खड़े हो ना, उसमें आप कुछ भी बोलोगे सही होगा। ह्यूमैनिटीज की अच्छी बात क्या है, एवरीथिंग विच इज सेड इज राइट। बस टीचर सुनना कुछ और चाहता है वो अलग बात है। तो इसमें हम सिर्फ ये बात बोलेंगे कि कुछ गधों को लगता था कि धर्म लोगों को अलग करता है, बस इतनी सी बात है। आज भी ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि धर्म अलग है तो लोग अलग है ना। तो ध्यान रखना, हम कम्युनिज्म की बात करेंगे, और दूसरा हम बात करेंगे पार्टी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। भाई जब ये देश आजाद हुआ था ना, तो उस समय इस देश में मोर देन 560, अराउंड मोर देन 560 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। 65 लिख के आता है, हाँ हाँ, अपन अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, कुछ पाकिस्तान वाले भी तो थे। तो ध्यान रखना, इस देश में जो 40% एरिया है वो प्रिंसली स्टेट्स के पास ही था। तो सोच के देखो, अगर इनका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर पाए होते, तो आपको यहां से ग्वालियर से निकलने के लिए वीजा लगता। ग्वालियर क्या था, प्रिंसली स्टेट सिंधिया का। तो एक बड़ी चुनौती थी आपके लिए इस देश को एक बनाने के लिए, कि आप पार्टीशन को भी डील करेंगे और फिर प्रिंसली स्टेट्स को भी इंटीग्रेट करेंगे इंडिया में। तो वो कहानी भी हम लोग देखेंगे। तो ये है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस, या फिर हिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ शक या सवाल। आपको बनाना है रूटीन, आपको बनाना है डिसिप्लिन, और आपको अपने बर्थडे, अपनी शादी के अलावा किसी की शादी, किसी के बर्थडे में नहीं जाना है। बुरा माने मान जाए, आपकी शादी में नहीं आएगा बोलना मत आ। जिस दिन आईएएस बनोगे तो वो लोग आएंगे जो कहेंगे अरे बेटा, ढूंढ ढूंढ के आएंगे आपके पास में। पहली बात वो, दूसरी बात, सुबह आप नाश्ता करके आएंगे। तीसरी बात, आप दो बोतल लेके आएंगे पानी की। एक में होगा आपका सॉल्ट और नमक का पानी, यानी कि ओआरएस वाला। दूसरे में होगा सिंपल पानी। गर्मियां बढ़ेंगी, हालत खराब होगी, है ना, इससे आपके जो एनर्जी लेवल, और लास्ट क्लास मेरी है, तो मेरे तक आते आते आपका तो सब कुछ खत्म हो चुका है। बचा कहाँ है, सब लोग चूस के चले गए। बचा कुछ आप में, नहीं बचा है। और तीसरी बात, हर क्लास के बीच में 2 मिनट का गैप तो कम से कम आप ले लेना, और नीचे वाले फ्लोर तक जाना फिर वापस आना। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो हार्ट है, अपनी बॉडी में 2 हार्ट होते हैं, अपनी बॉडी में 2 हार्ट होते हैं, है ना, एक पैरों में होता है, एक ये तो होता ही है। जब हम चलते हैं ना तो सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो बैठे रहना इज बैड फॉर योर हार्ट एंड हेल्थ। तो 2 क्लास के बीच में आपको मूव करना है, और दूसरा कुछ खा के आना है, और पानी लेके आना है, तब आप एफिशिएंटली पढ़ पाओगे। और तीसरा क्या, कि आपको घर जाके रिवीजन करना है, नोट्स बनाने हैं, लिखना है, वीडियो बनाना है, तो ही सिलेक्शन हो पाएगा। कंपटीशन किससे है आपका, कुछ तो ऐसे गधे होंगे जो 1-1 करोड़ का पैकेज छोड़ के आए होंगे, उन्हें देश सेवा करनी है, उनको क्या नहीं लग रही, किक नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ध्यान रखें। कुछ शक या सवाल है क्या आपका, नहीं है, सब तो जाने दो, बहुत हो गया 4 घंटे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।